तो चलिए अभी आज बात कर लेते हैं महाजनपद कालीन क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और इसके पहले हम बात कर चुके हैं 600 ईसा पूर्व में होने वाले धार्मिक आंदोलन की। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था 600 ईसा पूर्व के लगभग, उस समय महाजनपद काल आरंभ हो रहा था। और ये जो महाजनपद काल है, ये एक ऐसा दौर है जिसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, आर्थिक स्तर पर भी हुए, सामाजिक स्तर पर भी हुए और राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले इसके नाम पर हम लोग विचार करते हैं कि इसे महाजनपद काल क्यों कहा जाता है। महाजनपद, ध्यान से समझिए। ऋग्वैदिक काल में जन हुआ करते थे। ऋग्वैदिक कालीन जन आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए। क्या बन गए? जनपद बन गए। और यही आगे चल करके महाजनपद बने। महाजनपद, इनको आप इस प्रकार से समझिए जैसे नगर, छोटे शहर, बड़े शहर और महानगर, इस प्रकार से। तो जन ऋग्वैदिक काल में थे, जनपद उत्तर वैदिक काल में थे, और उसके बाद लौह काल जहां से शुरू होता है वहां पर महाजनपद काल थे। और महाजनपद काल का जो समय है ये 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। एक चीज यहाँ पर और, 600 ईसा पूर्व से ही यहाँ पर ऐतिहासिक दौर शुरू होता है। यानी कि इतिहास जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने लेखन शैली के आधार पर इतिहास का विभाजन किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल, फिर हमने बात की थी आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद हमने बात की थी ऐतिहासिक काल। तो ये जो महाजनपद काल है, यहीं से ऐतिहासिक काल का भी आरंभ होता है। हिस्टोरिक इरा यहाँ से शुरू होती है। ऐतिहासिक काल इसलिए इसको माना गया है क्योंकि यही वो समय था जब लेखन सामग्री प्राप्त हो जाती है और उसको पढ़ भी लिया जाता है, डिकोड भी कर लिया जाता है। तो महाजनपद काल, और इसी महाजनपद काल में लोहे के प्रयोग से, लोहे का प्रयोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में हुआ। तो लोहे के प्रयोग से यहाँ पर क्या हुआ? कृषि में सरप्लस हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, कृषि अधिशेष हुआ। और इसी कृषि अधिशेष या सरप्लस के बेस पर शिल्प, व्यापार आदि का विकास हुआ। और इसीलिए इस समय नगरों का विकास हुआ। और नगरों के विकास के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ है? नगरीकरण हुआ है। और इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण, ये द्वितीय नगरीकरण गंगा घाटी बिहार क्षेत्र में हुआ था। तो प्रथम नगरीकरण कौन सा था? प्रथम नगरीकरण जो है ये हड़प्पा काल में था। प्रथम नगरीकरण का दौर क्या था? प्रथम नगरीकरण हुआ था हड़प्पा काल में, जो इसका आधार भी व्यापार ही था। और द्वितीय नगरीकरण हुआ है 600 ईसा पूर्व में, जहां नगरों का विकास हुआ। इन्हीं बड़े बड़े महानगरों को महाजनपद काल भी कहा गया है, जो राज्यों के तरह यहाँ पर व्यवहार करते थे। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनकी राजनीति किस प्रकार से थी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, सबसे पहले इस मैप के माध्यम से हम, क्योंकि जो प्रश्न हैं आगे आने वाले हैं, उन प्रश्नों में आप देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। पहला है कम्बोज, राजधानी है रायपुर। आप देखते हैं कि हर एक महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। कई सारे प्रश्न हमारे इसमें मिलेंगे राजधानियों से। और इसकी ज्योग्राफी भी पूछी गई है, जैसे कौन पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था, कौन सबसे दक्षिण में था, कौन सबसे पूर्व में था, कौन सबसे पश्चिम, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम मैप के माध्यम से इसको लेकर के आए हैं, ताकि आप इसको समझ लें। फिर आगे हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में दो महानगर थे, दो महाजनपद थे। एक कम्बोज जिसकी राजधानी थी रायपुर, और दूसरा गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर प्रांत में थे। और कम्बोज और गांधार को कहा जाता था वार्ता क्षत्रोपजीवी। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये शब्द है यहाँ पर, वार्ता क्षत्रोपजीवी। वार्ता क्षत्रोपजीवी का मतलब है ये लोग हथियार बेच करके अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए इन्हें वार्ता क्षत्रोपजीवी कहा गया है। ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में जा चुका है। ठीक है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित महानगर था अस्मक या अस्सक। कहीं कहीं अस्सक लिखा रहता है, कहीं कहीं अस्मक लिखा रहता है। और इसकी राजधानी थी पोटली। ठीक है, इसके अलावा पूर्व में था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। इसके अलावा वज्ज, वज्ज गणराज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली।
और मल्ल। ध्यान रखना, ये जो 16 महाजनपद है, नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 16 महाजनपदों में से केवल 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर क्या था, गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, जिनमें से एक था मल्ल और दूसरा था वज्ज। वज्ज जो है 8 गढ़ों का समूह था और मल्ल में 2 गढ़ थे। 2 गढ़ मिलाकर के मल्लगढ़ राज्य बनाया गया और 8 गढ़ मिलाकर के वज्जीगढ़ राज्य बनाया गया। तो वज्जी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली और मल्ल गणराज्य की राजधानी जो है वो थी कुशीनारा। लिखा हुआ है कुशीनारा। इसके अलावा काशी महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी थी, मगध महाजनपद जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, बहुत महत्वपूर्ण था। ये वास्तव में बाद में संपूर्ण सत्ता का केंद्र मगध बन गया है। अंग की राजधानी चंपा यहाँ आपने देख ली। कौशल एक अन्य महाजनपद जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। फिर पांचाल, पांचाल की राजधानी 2 थी, अहिछन्न और कामपिल्य। अहिछन्न और कामपिल्य 2 राजधानियां थी। इसके अलावा यहाँ पर कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है। इसके अलावा सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी। फिर अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उज्जैन थी, वर्तमान उज्जैन जो है। इसके अलावा चेदी महा जनपद जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। चलो फटाफट काउंट कर लेते हैं, क्या 16 हो गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। बिल्कुल 16 महाजनपद हमारे हो चुके हैं और इन 16 महाजनपद की सूची हमको 2 स्रोतों से मिलती है। पहला है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की सूची मिलती है। और दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अंतर यह है कि दोनों महाजनपदों के नाम अलग अलग हैं। तो इतिहासकारों ने अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों की सूची दी है जो कि इस मैप में दिखाए गए हैं उसी को सही माना है। तो ये हमारा मैप एकदम, इसका भूगोल, इसकी ज्योग्राफी बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। ये जो अस्सक या अस्मक था ये गोदावरी नदी के किनारे पर था, सबसे दक्षिणी में। अब चलो चलते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके ये आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर कौन सा है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा 16 महाजनपदों में, 16 है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ये जो 16 महाजनपद थे इनमें से सबसे शक्तिशाली था मगध और बाद में धीरे धीरे अन्य सभी महाजनपद मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गए, यानी कि अन्य सभी महाजनपद धीरे धीरे मगध में शामिल हो गए और भारत में पहली बार मगध से ही एक प्रकार से सत्ता का या साम्राज्य का स्थापन हुआ और मगध में ही साम्राज्य की स्थापना हुई। और मगध का पहला ज्ञात जो वंश था वो हर्यक वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया है। हर्यक वंश के बाद फिर शिशुनाग वंश आया है ना। उसके बाद फिर नंद वंश आए और उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद आए मौर्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 महाजनपदों में जो मगध थे तो मगध का उदय, यानी कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर मगध ही बाद में सत्ता का केंद्र क्यों बना? मगध कहाँ? वर्तमान बिहार में पटना में। और इस मगध में सत्ता का केंद्र क्यों बना? आखिर मगध का क्या ऐसा स्थान था, भूगोल था, राजनीति थी जिसकी वजह से ये सत्ता का केंद्र बना? तो पूछा गया है कि मगध का जो उदय यानी कि मगध की जो शक्ति थी उसकी वृद्धि में कौन कौन से सहायक तत्व इसमें थे? पूछा गया है कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो मगध के उदय के संबंध में सही कथन नहीं बताता है। पहला है इसका नेतृत्व यानी कि मगध का नेतृत्व बिंबिसार एवं अजात शत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी शासकों ने किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंबिसार ने इसकी स्थापना की, अजात शत्रु ने इसका विस्तार किया। तो ऐसे साम्राज्यवादी शासकों की वजह से मगध का काफी विस्तार हुआ।
दूसरा है मगध ने गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थली के गंगा नदी प्रणाली का जो प्रमुख स्थल था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस वजह से मगध नदी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करता था, यानी कि नदी व्यापार इसके लिए आसान हो गया था, जो इसके आर्थिक विकास में सहायक बना। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ी संधियों की निष्ठा को जीत लिया था। और चौथा है सी, मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जिसने यहाँ समृद्ध वन और खदानें उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से मगध का विकास हुआ। इन चारों में ये जो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर डी होगा, बाई मिस्टेक ये हो गया है। तो ए बी सी डी में जो इसका इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही नहीं है। इसमें लिखा है यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं था, मगध की भूमि का कभी कोई विभाजन महाजनपद काल में नहीं हुआ है, इसीलिए ये वाला कथन मगध के विकास में सहायक नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा और हम यहाँ देख लेते हैं। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे का प्रयोग हुआ बड़े पैमाने पर तो अच्छी खेती होने लगी और इस अच्छी खेती से जब कृषि अधिशेष एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो उसके बेस पर फिर व्यापार हुआ, जिससे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, जिनमें से मगध भी एक था। अब मगध सबसे शक्तिशाली इसलिए बन पाया क्योंकि मगध की जो ज्योग्राफी थी वो उसके अनुकूल थी, तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण ये बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे साम्राज्यवादी शासकों ने यहाँ पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया, मगध की शक्ति में वृद्धि की। इसके अलावा जो है मगध और अंग पड़ोसी राज्य थे, बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, विस्तार कर दिया था और मगध और अंग के बीच में चंपा नदी बहा करती थी। ठीक है, इसके अलावा इसकी राजधानी मैंने आपको बताया, इसकी आरंभिक राजधानी जो है मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? आरंभिक राजधानी थी इसकी गिरिव्रज, गिरिव्रज या राजगृह। बाद में उदयन ने इसकी राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। और लेकिन कहीं भी इसमें बंटवारा नहीं हुआ था, भूमि का बट विभाजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। तो आंसर हो जाएगा कि सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा ये है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 14 महाजनपद ऐसे थे जहां पर राजतंत्र होता था। राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र में एक राजा होता था जो संपूर्ण जो प्रजा होती थी उसका नेतृत्व करता था और राजा काफी शक्तिशाली होता था, संपूर्ण सत्ता का केंद्र राजा के पास होता था। 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, लेकिन 2 महाजनपद थे जहां पर क्या था? गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। और गणतंत्रात्मक प्रणाली में क्या होता था? राजा उतना शक्तिशाली नहीं होता था जितना कि राजतंत्र में होता था, क्योंकि यहाँ पर जो गणमान्य लोग होते थे वो या जनता मिलकर के अपना राजा चुनती थी, जो नाम का ही राजा होता था। वो एक प्रकार से सरदार ही मानो, अपने समूह का सरदार जो बदला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति के बल पर राजा का चुनाव किया जाता था और राजा शक्ति के बल पर ही गद्दी पर बैठता था। तो दो जिन क्षेत्रों में, महानगरों में या महाजनपद में गणतंत्र थे, उनके नाम मैंने आपको पीछे बता ही दिए हैं। एक था वज्जी संघ, वज्जी संघ, और दूसरा था मल्ल संघ, है ना? तो आपको बताने में अब समस्या नहीं आएगी। गणतंत्रवादी व्यवस्था कहाँ थी? अंग, कौशल, वज्जी और मगध, आंसर हो जाएगा वज्जी। और इसी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, वैशाली इसकी राजधानी थी। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे और 6 महाजनपद गंगा घाटी से बाहर के क्षेत्र में स्थापित थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो वज्जी इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा और हम इसके बारे में बताएं कि गणतंत्र आज के जैसा नहीं होता था। जैसे आज के जैसे गणतंत्र में क्या होता है, चुनाव होते हैं, आम जनता वोट देती है, ये ऐसा नहीं था। यहाँ समाज के जो गणमान्य व्यक्ति होते थे वो चुनाव करते थे, जो कि एक तरह से राजा यहाँ पर उतना शक्तिशाली नहीं होता था जितना कि राजतंत्र में। फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र जो है वो भारत में ही पाया गया है, महाजनपद काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? मैप के माध्यम से आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। अशमक, अवंती, चेदी और मत्स्य। जी हाँ, अशमक यहाँ पर सबसे दक्षिणी था।
और अश्मक की राजधानी भी आपने देख ली थी। अश्मक की राजधानी क्या थी? अश्मक की राजधानी थी पोटली। पोटली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कई नाम से जाना जाता है। पोटली, पोटली या पोतन, ये सारे नाम आए तो आप एक ही समझना, या प्रतिष्ठान, ये सारी एक ही हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। इन सभी को आंसर कर देना अगर कभी अश्मक की राजधानी पूछी जाए तो। पोटली, पोतन या प्रतिष्ठान, तीनों का मतलब एक ही है। और ये गोदावरी नदी के किनारे था, जिसे दक्षिण की गंगा गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित था, जो कि सभी महाजनपदों में सबसे दक्षिणी महाजनपद माना जाता था। ठीक है। और इस अश्मक महाजनपद की स्थापना जो है किसने की थी? इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। बाकी के आपने मैप में देखे ही हैं, अवंती, चेदी और मत्स्य की ज्योग्राफी। इस मैप को अच्छे से देख लेना, बाद में और भी प्रश्न निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? ठीक है। जब बुद्ध का उदय हुआ है तो बुद्ध के उदय के समय 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। जो 16 महाजनपद थे ना, इनमें से 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे जब बुद्ध का उदय हुआ था या बुद्ध का जन्म हुआ था। कौन कौन से थे सबसे शक्तिशाली महाजनपद? इनमें पहले का नाम था मगध, मगध। ठीक है। दूसरा था इसमें कोसल, कोसल दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद था जब बुद्ध का उद्भव हुआ है। तीसरा था वत्स और चौथा था अवंती। तीसरा था वत्स और चौथा था अवंती। ये सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली 4 महाजनपद थे महात्मा बुद्ध के उदय के समय। प्रश्न पूछा है कि जब बुद्ध का जीवन काल था या बुद्ध के जीवन काल में अवंती महाजनपद का राजा कौन था? तो ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी प्रसेनजित और डी प्रद्योत। ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। तो इनमें सही आंसर होगा डी प्रद्योत। प्रद्योत अवंती महाजनपद का राजा था जब महात्मा बुद्ध जीवित थे या उनके समय में थे। ठीक है। और बुद्ध के जीवन काल में जो है ये इनके समकालीन थे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना। इसी प्रद्योत को चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना गया है। चंड प्रद्योत के नाम से इसको जाना गया है। चंड प्रद्योत इसलिए कहा गया है कि ये कठोर निष्ठुर था। इसकी निष्ठुरता के कारण इसे महावग्ग जातक, जो एक बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग जातक, इसमें इसको चंड प्रद्योत कहा गया है। ठीक है। और इसके पिता का नाम, प्रद्योत के पिता का नाम क्या था? पुलिक था। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताएं कि जब इसको क्या कहते हैं, प्रद्योत को एक रोग हो गया था जिसका नाम था पांडु रोग। क्या नाम था? पांडु रोग। ये पांडु रोग क्या था? पीलिया, जॉन्डिस था। तो इसको पीलिया हो गया था, है ना। जब इसको पीलिया हो गया था प्रद्योत को, तो इसकी बीमारी ठीक करने के लिए मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इसका इलाज करने के लिए। किसका इलाज करने के लिए? प्रद्योत का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने। और इस बात से ये अंदाजा लगता है कि इस समय मगध और यहाँ पर अवंती के बीच में अच्छे संबंध रहे होंगे, इसीलिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा और ये ठीक भी हो गया। कौन सी बीमारी हो गई थी? इसको पीलिया हो गया था, पांडु रोग हो गया था। ठीक है। बाद में जब हर्यक वंश के बाद जब शिशुनाग वंश आया है, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग जो है, शिशुनाग, हर्यक वंश के बाद क्या आया है? शिशुनाग वंश आया है। ठीक है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने बाद में अवंती को क्या किया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अवंती मगध का हिस्सा बन गया था। ठीक है। एक चीज यहाँ पर और देखें कि बुद्ध के समकालीन अन्य शासक कौन, जैसे ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो बुद्ध के समकालीन शासक जो है मगध में कौन थे? मगध में थे अजातशत्रु, मगध में अजातशत्रु थे। वत्स में उदयन थे। उदयन एक है, उदयन एक है, उदयन। एक उदयन मगध में था और उदयन की बात हो रही है, ये कहां पर था? उदयन जो है वत्स का शासक था। तो वत्स का शासक कौन था महात्मा बुद्ध के समय में? उदयन। उदयन, बहुत ध्यान से समझना। मगध का शासक कौन था इनके समकालीन? वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु। बिंबिसार भी था लेकिन उसके बाद अजात शत्रु आया है। और अजात शत्रु के समय में ही
पहली बौद्ध संगीति होती है। अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने अपना शरीर या देह त्याग दी थी अजातशत्रु के शासन काल में ही। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। तो मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। वत्स का कौन था? उदयन। अवंती का कौन था? चंड प्रद्योत या प्रद्योत। वत्स का कौन था? उदयन। और कौशल का कौन था? कौशल का शासक था प्रसेनजित। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आप जान रहे हैं, प्रसेनजित। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का उदय हुआ तो ये चार महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इन चारों महाजनपद में उस समय कौन कौन से राजा का शासन था जब महात्मा बुद्ध का उदय हुआ था, ये बार बार पूछा जाता है। मगध में अजात शत्रु था, कौशल में प्रसेनजित था, वत्स में उदयन था और अवंती में प्रद्योत था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया प्रद्योत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महेशमती शहर किस महाजनपद में स्थित था? आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो वहां महेशमती का नाम सुना होगा। हालांकि वो तो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन महेशमती का नाम ऐतिहासिक है। तो यहाँ आपको बताना है कि महेशमती शहर किस महाजनपद में स्थित था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस महाजनपद में स्थित था। ये मैप अगर आप पहले जो मैंने दिया उसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, इसीलिए मैंने पहले मैप आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर महेशमती किस जनपद में स्थित था, चलिए देख लेते हैं। ए वत्स, बी मत्स्य, सी अवंती और डी अश्मक। तो यहाँ पर जो महेशमती था ये अवंती से संबंधित था, अवंती महाजनपद में स्थित था। ठीक है, और अवंती की राजधानी थी ये महेशमती। ठीक है, एक्चुअली अवंती एक बड़ा राज्य था तो इसकी दो राजधानियां थी। अवंती की दो राजधानियां थी, उत्तरी और इसकी दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी कौन सी थी अवंती की? उज्जैन। उज्जैन इसकी एक राजधानी थी। दो राजधानियां थी अवंती की, एक थी उज्जैन और दूसरी थी महिष्मती। दोनों को ही याद में रखेंगे, महिष्मती। लेकिन सामान्यतः पूछा जाएगा अवंती की राजधानी तो उज्जैन को ही लगाएंगे क्योंकि ये केंद्र था सत्ता का, लेकिन महिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर, बाकियों की राजधानी पीछे मैप में दी हुई है, इनको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, इसी अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था जीवक को। और ये एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए जो स्पेशल टारगेट बैच आपके लिए शुरू किया गया है हिस्ट्री के लिए, प्री प्लस मेंस का एक साथ, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। नया बैच है, स्टार्ट हुआ है। सभी लोग जो इच्छुक हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ऐप पर जाएंगे, वहां आपको डेमो मिल जाएगा। और जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9452141680 पर। इसमें कंप्लीट ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, वीडियो ऑडियो लेक्चर दिए जाएंगे। इस लेक्चर में हम आपको लिखवाएंगे भी और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, ई नोट्स देंगे, क्लास पीडीएफ देंगे, वीकली टेस्ट होंगे और डाउट सेशन होंगे। किस प्रकार से होंगे? जैसे क्लास शुरू किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा मध्यकालीन इतिहास से इसकी शुरुआत की गई है इस बैच की, और मध्यकाल के बाद आधुनिक भारत, उसके बाद फिर प्राचीन भारत, इस प्रकार से इसका क्रम चलेगा। और इसका जो समय है दिन में 11 बजे, 11 बजे से लेकर के 1.5 से 2 घंटे की आपकी ये क्लास रहती है। इसमें हम प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन को साथ में लेकर के चल रहे हैं। मेंस के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ कराई जाएगी। जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा आपने, इल्तुतमिश पढ़ा आपने, तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद यहाँ से जो प्री में क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, और उसके अलावा जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। शब्द सीमा का पालन करते हुए 125 शब्दों में और 200 शब्दों में कैसे हम अपना आंसर लिखें, इसका अभ्यास आपको साथ साथ कराया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से अपना इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जो बच्चे इसके इच्छुक हैं। और बहुत ही ये फायदेमंद है क्योंकि टारगेट बैच है तो एग्जाम को टारगेट करके चलाया जा रहा है, और एग्जाम की डेट से पहले इसको आराम से 15 दिन पहले पूरा कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसेनजित कहाँ का राजा था? जो पीछे मैंने बताया था ना, चार महत्वपूर्ण राज्य थे जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, चार महाजनपद। उन चार महाजनपद में कोई एक महाजनपद था इनमें से जिसका राजा था प्रसेनजित, जो कि महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बहुत महत्वपूर्ण है। ए काशी का, बी कौशल का, सी अंग का, डी वत्स का। देखो ये प्रश्न बेहद सरल होते हैं लेकिन कंफ्यूजन की वजह से हमारे गलत हो जाते हैं। इनको कोड डिकोड करके आप याद कर सकते हैं, ऐसे रट नहीं सकते क्योंकि भूल जाते हैं जब सामने आते हैं। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि अक्सर आप कंफ्यूज आते हैं। ह्यूमन एरर की वजह से ये क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये आते नहीं है, ये ह्यूमन एरर की वजह से जो है क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो प्रसेनजित कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, अंग, वत्स, ये जल्दी से बताइए, पीछे हम बता चुके हैं। जी हाँ, ये था कौशल का राजा। कौशल का राजा प्रसेनजित था। ठीक है, कौशल का राजा प्रसेनजित था। और वर्तमान का जो अवध क्षेत्र है ना, वर्तमान का
जो अवध क्षेत्र है, ये अवध क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। और अवध क्षेत्र को कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था 600 ईसा पूर्व में। और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, आज के जैसा नहीं था। उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक फैला हुआ था, पश्चिम में पूर्वी गंडक नदी से लेकर के पांचाल तक फैला हुआ था। एक बड़ा क्षेत्र था कौशल का। और कौशल की राजधानी जो है, कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। और बुद्ध के समय इसका यहाँ का समकालीन राजा कौन था? प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित इसका राजा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? इनमें से किसी क्षेत्र का एक नाम कुसुमपुर भी था। ए पाटलिपुत्र, बी पेशावर, सी अलकापुरी और डी कौशाम्बी। ठीक है, किसकी पहचान किससे की जाती है? कुसुमपुर से की जाती है। तो इनमें कुसुमपुर की पहचान जो है वो पाटलिपुत्र से की जाती है। पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम क्या था? कुसुमपुर भी था। ठीक है, और जैसे कि मैंने पीछे बताया कि पाटलिपुत्र को मगध के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को क्या किया है? अपनी राजधानी बनाया। हालांकि पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को जो है वो अजातशत्रु समझ गया था। जब जो लिच्छवियों पर इसने आक्रमण किया था अजातशत्रु ने, तो उस समय उसको अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हुआ। तब उसको लगा कि राजगृह के स्थान पर अगर पाटलिपुत्र को राजधानी बना जाए तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन राजधानी बदलने का काम जो है वो अजातशत्रु के बाद उदयन ने किया था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश को आप जानते हैं पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, गद्दी हासिल की, और फिर उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो पितृहंता वंश के नाम से ये हर्यक वंश मगध का जाना जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्र, जो कि कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पाटलिपुत्र था ये गंगा और सोन नदियों के संगम, कभी कभी एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर, ये प्रश्न आया है कई बार। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर स्थापित था, जिसकी स्थापना उदयन ने की। स्थापना से मतलब है इसके राजनीतिक महत्व को पहचाना और इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। राजगृह से यहाँ पर इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। ठीक है, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित था? श्रावस्ती इनमें से किस नदी के किनारे स्थित था? ए अनुमा नदी, बी अचिरावती नदी, सी रोहिणी नदी और डी हिरण्यवती नदी। इनमें से वो कौन सी नदी है जिसके किनारे श्रावस्ती स्थापित था? तो इसका सही आंसर है अचिरावती। और अचिरावती का एक अन्य नाम है राप्ती नदी। क्या नाम है? राप्ती नदी। और इसी राप्ती या अचिरावती नदी के किनारे स्थित था श्रावस्ती। ठीक है, और श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी, आप जानते ही हैं। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो जिसकी राजधानी ये महात्मा बुद्ध के समय मैंने बताया था कि इसकी दो राजधानियां थी। ध्यान देना कि महात्मा बुद्ध के समय में इस कौशल राज्य की दो राजधानियां थी। और इन दो राजधानियों में उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? साकेत। साकेत क्या है? साकेत अयोध्या का प्राचीनतम नाम है। तो साकेत इसकी एक राजधानी थी उत्तरी क्षेत्र की। और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी जो है वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है ये दक्षिणी कौशल की राजधानी थी। इस प्रकार से ये आप जान सकते हैं, क्योंकि साकेत के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में ही दिए। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में ही दिए थे। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात कि इसी श्रावस्ती में क्या किया था महात्मा बुद्ध ने? अंगुलिमाल, ये डाकू है, सुना होगा आपने, किसी किताब में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अंगुलिमाल, कमेंट करके मुझे बताया कौन सी स्टैंडर्ड की किताब में था ये चैप्टर। अंगुलमाल एक डाकू था। इस अंगुलमाल डाकू का किस प्रकार से हृदय परिवर्तन किया महात्मा बुद्ध ने, और ये डाकू से फिर एक सन्यासी बन गया था। एक बड़ी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है इसके बारे में। कहा जाता है कि अंगुलमाल जो है, इसका नाम ही अंगुलमाल इसलिए था क्योंकि यह जिन लोगों को मारता था उनकी अंगुलियां काट काट करके माला बना करके अपने गले में पहनता, और उससे उसको पता चलता था कि उसने अब तक कितने लोगों को मारा है। तो जब, और ये एक बहुत ही घने जंगल में रहा करता था, वहां जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन महात्मा बुद्ध तो ठहरे सन्यासी, सन्यासी को भला किससे डर?
तो वो जब वहाँ जाने लगे उस क्षेत्र में, उनको मना किया गया मत जाइए, वहाँ एक बड़ा खतरनाक डाकू रहता है। महात्मा बुद्ध नहीं माने, जब वो वहाँ पर गए तो अंगुलीमाल ने दूर से जब महात्मा बुद्ध को देखा, तो वो सोचा कि या तो ये कोई पागल आदमी है या इसको मेरी शक्ति के बारे में पता नहीं जो यहाँ आ रहा है। अंगुलीमाल ने उनको रोका और उनको धमकी दी और बताया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम शक्तिशाली हो तो मेरा एक काम करके दिखाओ। बोला क्या काम है? महात्मा बुद्ध ने कहा इस पेड़ से एक पत्ती तोड़ दो। ये डाकू जोर से हँसा कि वास्तव में ये पागल ही है, मेरा अनुमान सही था। भला पेड़ से एक पत्ती तोड़ना कौन-सा ताकत शक्ति का प्रतीक है, वो तो मैं खड़े-खड़े तोड़ सकता हूँ। उसने ऐसे ही ऊपर से हाथ बढ़ा कर के एक पत्ती तोड़ दी। महात्मा बुद्ध ने कहा अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, अब इस पत्ती को दोबारा पेड़ में लगाओ। बोला ये कैसे हो सकता है? तो फिर महात्मा बुद्ध बोले तुम काहे के शक्तिशाली? तुम एक छोटे से पत्ते को वापस पेड़ में नहीं लगा सकते और शक्तिशाली होने का दावा करते हो और उस प्रकृति को चैलेंज करते हो जो कि संपूर्ण सत्ता को चलाती है। इस प्रकार से डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ, वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरा और फिर उसने ये सारी मार-काट छोड़ दी। ये कहानी कहीं मैंने पढ़ी थी तो अभी आपको सुनाई। कुल मिलाकर के अचरावती नदी का ही नाम था राप्ती नदी। इसी राप्ती नदी के किनारे पर स्थित था क्या? श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य की एक राजधानी थी, दक्षिणी राज्य की राजधानी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य बना? शिकार का मतलब है जब मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो मगध साम्राज्य के विस्तार में इनमें से कौन से राज्य को या जनपद को सबसे पहले शामिल किया गया, उसके साम्राज्यवादी विचारधारा का शिकार बना? ए काशी, बी अंग, सी कौशल और डी वज्जी। तो मैंने पीछे आपको बताया था अंग राज्य इसको इसमें सबसे पहले मिलाया और अंग इसका पड़ोसी राज्य था मगध का और अंग और मगध के बीच में चंपा नदी बहती थी, तो अंग राज्य को मिला लिया सबसे पहले। अंग राज्य ही मगध साम्राज्य का पहला शिकार बना था। ठीक है, पहला शिकार ये बना था अंग राज्य। अब अंग राज्य को किसने मिलाया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसको बिंबिसार ने मिलाया था। बिंबिसार, बिंबिसार कौन था? वास्तव में बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इसी ने मगध में पहला जो जो वंश स्थापित किया जिसको हर्यक वंश के नाम से जाना गया। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसी बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया था, जो कि इसका पड़ोसी राज्य था। ठीक है, निम्न में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कोई एक है जिसका एक नाम या उपनाम श्रेणिक भी था। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग और डी महापद्मनंद। ठीक है, इनमें से किसी को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है ये जो पीछे मैंने बताया था ना अंग राज्य को इसने मिलाया था, तो अंग राज्य के किस राजा को पराजित किया था? ब्रह्मदत्त। जब बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया उस समय अंग राज्य का राजा था ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त को पराजित करके इसने सत्ता उसका पूरा साम्राज्य में अपना विलय कर लिया था और इसे श्रेणिक उपनाम से भी जाना जाता था। और इसी बिंबिसार की हत्या बाद में अजातशत्रु ने की और बिंबिसार ने लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, बाकी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद फिर हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश स्थापित किया है और बाद में महापद्म नंद आया जो नंद वंश से संबंधित था और नंद के बाद आ गए थे मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? ये प्रश्न कई बार पीछे रिपीट हो चुका है तो आपको समझ में आ गया होगा। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? काशी, अंग, मत्स्य और कौशल। जी हाँ, कौशल की राजधानी थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत या अयोध्या। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? जो 16 महाजनपदों की जो सूची पीछे बताई थी इनमें से कौन सा एक उसमें नहीं है? ए गांधार, बी कलिंग, सी अश्मक और डी कंबोज। हमने देखा उन 16 महाजनपद में कलिंग का कोई स्थान नाम नहीं था। कलिंग को जो है अशोक ने मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। कलिंग का युद्ध हुआ था, ये हम वहां पर एक राज्य के प्रांत के रूप में इसको देखते हैं। ये महाजनपद नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पर एक इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये देखो ये यहाँ पर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। अगले 2 प्रश्नों का पूरा उत्तर आपको मैप से मिल जाएंगे। एक तरफ है ये क्या कहते हैं आपको महानगर का नाम और दूसरी तरफ है इनकी राजधानियां। तो महानगर और राजधानियों के मैच बना करके कूट के आधार पर आपको उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है,
ये आपको इसमें मैच करना है, फिर बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसमें एक क्वेश्चन पीछे कुछ मिस हो गया है क्या? प्रश्न नंबर, हाँ नहीं नहीं ठीक है, मिस नहीं हुआ है। तो शूरसेन एक तरफ, आप देखो शूरसेन की राजधानी मैप में क्या बताई गई थी? शूरसेन की राजधानी अगर आपको पता हो तो शूरसेन की राजधानी बताई गई थी मथुरा, है ना। शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है। कौशल की राजधानी कई बार पढ़ चुके हो। अब देखो साकेत, अयोध्या दिया गया, यहाँ श्रावस्ती नहीं दिया गया, न साकेत दिया गया, अयोध्या दिया गया, बस ये ध्यान में रखना। तो अयोध्या साकेत का ही नाम है और ये उत्तरी कौशल की राजधानी थी और वैशाली वज्र संघ की राजधानी थी। इस प्रकार से हमारा ये मैच कर जाता है। तो ए का बी और बी का ए का 2 और बी का 1 कहाँ मिल रहा है? ए का 2, बी का 1, केवल ये 1 मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ये। सही होगा, कूट देख लेना गड़बड़ तो नहीं हो गया। ठीक है। डी को किससे मिलाया गया है? 4 से। सही है, हमारा आंसर मिल चुका है हमको एकदम। इसको जरूर, आप देख रहे हैं कि राजधानियों से बहुत प्रश्न आए हैं। फिर से अगला प्रश्न यहीं से, सूची 1 यानी कि महाजनपद को सूची 2 उनकी राजधानियों से सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करिए। तो महाजनपद यहाँ पर दिया है कुरु। अब बताइए कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आपने मैप में देखा था, मैप को एक बार और अच्छे से देख लेना। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ। मैप में हमने देखा था कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी तो रटी गई होगी आपको, कौशल की राजधानी थी, राजधानी है अयोध्या। वत्स, मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। और यहाँ पर देखो, अब 2 नाम यहाँ पर आ गए, मगध की राजधानी राजगृह भी है और पाटलिपुत्र भी है। अब हम यहाँ पर किसको बताएं? तो यहाँ पर क्योंकि पहली राजधानी राजगृह थी इसलिए इसको रहने देते हैं। ये ऐसे कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। तो मगध की राजधानी को हम राजगृह से मिलाएंगे क्योंकि आरंभिक राजधानी राजगृह थी। अगर राजगृह नहीं होता तो पाटलिपुत्र से मिला देते। यहाँ पर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए। तो मगध की राजधानी राजगृह आरंभिक राजधानी थी इसलिए यहाँ लगाएंगे। उदयन ने बाद में इसको बदल के पाटलिपुत्र किया। और इसके अलावा वत्स की राजधानी क्या होगी? कौशाम्बी। चलो देखते हैं ये कूट के आधार पर उत्तर मिलता है कि नहीं। तो ए का क्या हो जाता है? ए का हो जाता है 4। ए का 4 कहाँ मिल जाता है यहाँ पर हमको? कोई आंसर मिलता है? ए का कुरु की राजधानी यहाँ पर ये शायद कूट में गड़बड़ हुई है। आप यहाँ ये जो कूट है ये यहाँ मैच नहीं करते हैं। हम एक नया कूट यहाँ पर बना लेते हैं डी वाला। चलिए यहाँ पर हम एक डी का एक नया कूट बना लेते हैं और इस नए कूट में हम क्या लिखेंगे? जो ए है, ए का सही आंसर क्या है? ए का है 4 और दूसरा है हमारा बी। कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी है अयोध्या यानी कि 3, यहाँ पर कौशल की राजधानी है। इसके अलावा है हमारा वत्स यानी कि सी। और वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी है कौशाम्बी यानी कि 1 यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो डी है ये है मगध और मगध की राजधानी राजगृह यानी कि 2। इस प्रकार से 4 3 1 2 के साथ हमारा ये राइट आंसर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मगध को राजगृह से मिलाया जाएगा क्योंकि यहाँ एक मतलब एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जो पहली राजधानी है उससे हम मैच करेंगे, ये तो बाद में बनी है। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। जीवक किस राजा का राज्य वैध था? पीछे आप जान चुके हैं। प्रद्योत, उदयन, अशोक और बिंबिसार। बिंबिसार का था। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का शासक था जिसने अवंती के शासक अपने मित्र चंड प्रद्योत के पीलिया या पांड रोग की बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कालाशोक किससे संबंधित था? ए नंद वंश से, बी शिशुनाग वंश से, सी पाल वंश से और डी मौर्य वंश से। तो ये था शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और शिशुनाग वंश की जो स्थापना है वो किसके बाद हुई है? जब हर्यक वंश का पतन हो गया। तो हर्यक वंश का पतन करने के बाद ये एक अमात्य था, शिशुनाग इनका एक अमात्य था। इसने मौके का फायदा उठा करके फिर यहाँ पर हर्यक वंश की सत्ता को समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है। और बाद में फिर ये इसका शासक बन गए। सॉरी, ये यहाँ पर याद रखना शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की है, कालाशोक उसके बाद आया है, ध्यान देना। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था लेकिन शिशुनाग वंश की स्थापना कालाशोक ने नहीं की है। किसने की है? शिशुनाग ने की है और कालाशोक उसके बाद आया है। कालाशोक के समय एक महत्वपूर्ण चीज क्या हुआ था ना
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, किसके समय में? काल अशोक के समय में। और इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है पहली बार विभेद उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थविर और महासंघिक का कॉन्सेप्ट आया, जो बाद में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान के रूप में विभाजित हो गए थे। ठीक, तो ये आया है। तो मगध में जो वंशों का क्रम था, वो पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। इस प्रकार से 4 वंश एक के बाद एक यहाँ पर आए हैं। फिर मौर्यों ने तो राष्ट्रीय राज्य की स्थापना ही कर दी थी। इस टॉपिक के बाद हमारा मौर्य काल ही आएगा। महाजनपद के बाद सीधे हम मौर्य काल के प्रश्नों पर ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? महाबोधि वंश ग्रंथ है, जिसके अनुसार इनमें से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? ए कौरण्यवर्ग, बी कौरण्य, सी नंद ये कौरण्य नहीं, ये कौरव्य है। इसको सही कर लेते हैं, कौरव्य, कौरव्य। ठीक है, तो कौरण्यवर्ग, कौरव्य, नंदवर्धन और उग्रसेन, इनमें से कौन इसका कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महाबोधि वंश में बताया गया है कि कालाशोक के 9 पुत्र थे। कालाशोक के 9 पुत्र थे और ये बताया गया है कि ये जो 9 पुत्र थे, इन 9 पुत्रों की हत्या कर दी। और साथ-साथ इसमें किसने हत्या कर दी? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने कालाशोक के पुत्रों की हत्या कर दी और कालाशोक की भी हत्या कर दी और फिर नंद वंश की नींव डाली। तो इनमें से कौन सा एक नाम है जो कि कालाशोक के पुत्र के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उग्रसेन। इनमें से उग्रसेन जो है ये कालाशोक का पुत्र नहीं था। उग्रसेन कालाशोक का पुत्र नहीं था। फिर उग्रसेन कौन था? उग्रसेन कोई और नहीं बल्कि महापद्म नंद का ही एक नाम है। महापद्म नंद का ही एक उपनाम है उग्रसेन। ठीक है, ये इसी का नाम है। ये इसका बेटा नहीं था, कालाशोक का पुत्र नहीं था। और इसी महापद्म नंद ने फिर ये शिशुनाग वंश की को समाप्त करके इसके स्थान पर फिर नंद वंश की नींव डाली थी। महापद्म नंद उग्रसेन का ही एक नाम है। ठीक है, श्रेणी किसे कहा जाता था? श्रेणी शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? ए समाज के एक वर्ग के लिए, बी सैनिकों के पद के नाम, सी एक आभूषण को कहा जाता था और डी एक व्यापारिक संघ। तो ये व्यापारिक संघ के लिए श्रेणी का नाम इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बना रखे थे। जैसे एक समान वस्तु का व्यापार करने वाले व्यापारी समूह में अपना व्यापार करते थे ना, तो समूह को संगठित करते हुए इन्होंने अपना व्यापार चलाया और ऐसे व्यापारिक संघ को श्रेणी नाम दिया गया था। ठीक है, और श्रेणी का जो प्रमुख होता था, जो हेड होता था, उसको कहा जाता था श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। इसी श्रेष्ठिन को शेट्टी के नाम से भी जाना गया। शेट्टी या शेट्टी के नाम से जाना गया और यहीं से सेठ शब्द भी निकला है। यहीं से सेठ शब्द भी निकला है। और ये जो व्यापारी थे ना, जो ये कारवा बनाकर चलते थे, कारवा मतलब समूह में व्यापार करते थे, कारवा बना के चलते थे, अलग अलग क्षेत्रों और गांव में जाकर के व्यापार किया करते थे। और जो ये कारवा चलाया करते थे ना, उनके कारवा के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, सार्थवाह कहा जाता था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 400 ईसा पूर्व में, बी 370 ईसा पूर्व में, सी 326 ईसा पूर्व में और डी 275 ईसा पूर्व में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत पर प्रथम जो विदेशी आक्रमण था वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था, दारा प्रथम ने। और उसके बाद फिर सिकंदर जो कि यूनानी था, इसने बाद में भारत पर आक्रमण किया है। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया है उसका समय आपको बताना है। समय है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कौन था ये सिकंदर? थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। सिकंदर जो है सिकंदर मैसीडोनिया के का एक क्षत्रप था। मैसीडोनिया का क्षत्रप, क्षेत्रीय शासक जो था, जिसका नाम था फिलिप द्वितीय, इसका पुत्र था। फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। ठीक है, और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, पश्चिमोत्तर प्रांत टुकड़ों में विभाजित था। कोई राजनीतिक एकता या संगठन यहाँ पर नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। बड़ी आसानी से इसने यहाँ पर आम्भी जैसे विश्वासघाती ने इसका साथ दिया और पोरस एक शक्तिशाली शासक था जिसको सिकंदर ने पराजित कर दिया। हालांकि जब सिकंदर यहाँ पर आया, उसने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, तो ये व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर और उसकी सेना ने मगध में, जब सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया है ना भारत पर, उस समय मगध में ना नंद वंश का शासक था और अंतिम नंद शासक यहाँ पर था घनानंद। घनानंद के रूप में अंतिम नंद शासक था। बाद में घनानंद को पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य वंश की नींव डाली। तो घनानंद बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। तो घनानंद की क्रूरता के किस्से सिकंदर और उसकी सेना ने जब सुने, तो सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया और सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। व्यास नदी से आगे वो नहीं बढ़ा। इसने अपना आक्रमण, इसकी सेना ने आगे, वो तो सिकंदर तो चाहता था आगे बढ़े, लेकिन इसकी सेना ने मना कर दिया। एक तो सेना थक चुकी थी, दूसरे घनानंद के क्रूरता से वो परिचित थी, ठीक है? तो वो नहीं रहा और सिकंदर कुल 19 महीने भारत में रहा। कुल 19 माह जो है ये भारत में रहा और यहीं से फिर व्यास नदी से ही वापस होकर के ये चला गया था, ठीक है? और सिकंदर के आने से काफ़ी कुछ, सिकंदर ने भारत में कुछ नगरों की स्थापना भी की, जैसे निकैया, बुके फॉल, कुछ नगरों की स्थापना इसने यहाँ पर की है। और जब यहाँ से ये गया, सिकंदर जब वापस गया, तो जो-जो क्षेत्र सिकंदर ने भारत में जीते थे, उनमें से झेलम नदी के पूर्वी भाग से लेकर के व्यास नदी तक का क्षेत्र इसने पोरस को दे दिया। पोरस से बाद में मित्रता हो गई थी ना, कहते हैं कि पोरस इतना महान था कि सिकंदर जैसे शक्तिशाली शासक के सामने भी टूटा नहीं, उसको बहुत प्रलोभन दिए गए। और जबकि आंधी ने पोरस के विरुद्ध सिकंदर की पूरी सहायता की थी, लेकिन पोरस एकदम सीना तान करके लड़ता रहा और जब वो लड़ाई में वो परास्त हो गया, सिकंदर ने उसको बंदी बना लिया और पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? तो पोरस बड़ी ही वीरता के साथ कहता है कि मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो पोरस की इस वीरता से इतना प्रभावित हुआ सिकंदर कि उसने पोरस से दोस्ती कर ली और उसको उसके जीते हुए क्षेत्र तो लौटा ही दिए। जब वह स्वयं यहाँ से वापस गया सिकंदर, तो उसने क्या किया, झेलम नदी के पूर्वी भाग से लेकर के व्यास नदी तक का जितना भी क्षेत्र था जो सिकंदर ने जीत लिया था, वो भी पोरस को दे दिया, ठीक है? और सिंधु से झेलम के बीच का जो क्षेत्र था वो आंभी को दे दिया। तो आंभी और पोरस को अपने क्षेत्र देकर के सिकंदर यहाँ से वापस चला गया था। हालांकि सिकंदर के इन आक्रमण के बाद फिर एक रास्ता तो मिल ही गया था विदेशी आक्रमण का भारत में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक या सम्राट कौन था? ए महापदम नंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी घनानंद। और घनानंद के बारे में ये माना जाता है कि जो चाणक्य थे, ये चाणक्य जो है तक्षशिला में जो यूनिवर्सिटी गांधार की राजधानी तक्षशिला दिखाई थी ना पश्चिमोत्तर प्रांत में, तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत वो क्षेत्र था जहां से बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते थे और यहीं पर तक्षशिला में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय के आचार्य थे चाणक्य। तो चाणक्य चाहते थे कि इस क्षेत्र को या यहाँ पर होने वाले विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाए। यही संदेश लेकर के चाणक्य क्या हुआ, मगध में घनानंद के शासन में पहुंचे। घनानंद के राज दरबार में जब चाणक्य ने इनसे सहायता की उम्मीद की और कहा कि विदेशी आक्रमणों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, तो घनानंद ने उनका मजाक बनाया और अपमानित किया गया दरबार में। इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने सौगंध खाई कि मैं नंदों का समूल नाश कर दूंगा और इसी के तहत इन्होंने फिर मौर्यों की सहायता से चंद्रगुप्त जैसे एक सामान्य व्यक्ति को एक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में परिवर्तित किया और मौर्य वंश की स्थापना हुई, घनानंद को पराजित किया गया। हमारा जो अगला वीडियो होगा मौर्य वंश की स्थापना, उसमें ये हम पूरी कहानी बताएंगे कैसे चाणक्य ने एक सामान्य व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में परिवर्तित किया, कहा क्या है वो कहानी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और अगला टॉपिक हमारा जो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो होगा मौर्य काल, ठीक है? पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फ्रेंड्स को अपने शेयर करते रहिए और साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, जिनकी इतिहास वीक है और जो चाहते हैं बेहद सरल तरीके से उनका प्री और मेंस तैयार हो जाए, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, ठीक है?